कि आज चर्चा एक ऐसे घटनाक्रम पर होगी जिसने पश्चिम एशिया में तनाव को एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। सीजफायर की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया है। अमेरिका का साफ कहना है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही 3 जहाजों पर हुए हमले के जवाब में की गई है, जिसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। अमेरिका के अनुसार इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह में हवा में मार देने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट और IRGC की कई सैन्य नौकाओं को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी आशंका हमने पहले ही जताई थी कि ये जो MOU साइन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ समय बाय करने का एक तरीका थी। वहीं ईरान की मीडिया दावा कर रही है कि सुरेख कश्मीर द्वीप और बंदर अब्बास में कई जोरदार धमाके हुए हैं और कई स्थानों पर आग लगी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमला करने का दावा किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का कहना है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। ईरान के अनुसार बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सेलम एयरबेस सहित कुल 85 से ज्यादा, ध्यान रखिए 85 से ज्यादा अमेरिकी लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। अब सबसे बड़ा यहां पर सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह घटनाक्रम केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित है या फिर पश्चिम एशिया एक व्यापक सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। क्या सीज फायर की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसी रणनीतिक समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो क्या वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डालेगा, जो कि हमने बहुत ही कम दिनों में देखा। और साथ ही अगर अमेरिका और ईरान के बीच में यह टकराव और तेज होता है तो इसका प्रभाव भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और सुरक्षा पर कितना गहरा हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है, आज हम यही समझेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बीते 40 दिनों में जिस तरीके से ये दोनों देश आपस में लड़े थे, मिसाइल दागे थे, ड्रोन दागे थे, क्या वही 40 दिन इसके बाद हमें फिर देखने को मिलेंगे? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम खोजने की इस चर्चा के दौरान कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान का ये महायुद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने कई ठिकानों को निशाना बनाया है और इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही है। एक बात तो इससे श्योर हो गया है क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि अब या तो ईरान हमारे मन मुताबिक समझौता करेगा और नहीं तो फिर हम ईरान को नस्तनाबूद कर देंगे। और ईरान ने भी साफ कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, जो सिचुएशन होगा और आगे की जो भी हालात होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार होगा। लेकिन इन सब के बीच 4 जुलाई से 9 जुलाई तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शोक यात्रा निकाली जा रही है। सड़कों पर करोड़ों लोग हैं। ऐसे में अमेरिका ने जो ये हमला किया है, हालांकि अमेरिका का कहना है कि हमने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, बंदर अब्बास पोर्ट जो है उसको निशाना बनाया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जो विजुअल्स आ रहे हैं सामने, इससे एक बात तो कंफर्म है कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। विजुअल्स में कई जगहों पर चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, यानी कि इससे बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो हमला है वो रिहायशी इलाके पर भी किया गया है। लेकिन कश्मीर द्वीप, बंदर अब्बास, इन जो जगहों को निशाना अमेरिका ने बनाया है, अब लड़ाई जो है आर पार की हो गई है। अमेरिका का साफ कहना है कि या तो ईरान हमारी बात माने और नहीं तो फिर भीषण हमले के लिए तैयार रहे। ईरान कह रहा है कि जो होगा हम आगे देखेंगे। और एक बात तो कंफर्म है, डोनाल्ड ट्रंप हर रोज नए नए बयानबाजियां करते हैं। कोशिशें हर जगह रहती है कि जल्द से जल्द जो है ये पूरी स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कमांडर भूषण दीवान सर जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र स्वामी सर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कमांडर भूषण दीवान जी, आप ही से पहला सवाल होगा, क्योंकि जिस बात की आशंका हमें पहले से थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो MOU साइन किया गया है ये सिर्फ समय बाय किया जा रहा है। अब भीषण हमले अमेरिका ने शुरू कर दिया, ईरान भी रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? ये क्या भीषण और भी ज्यादा युद्ध होगा या अब ये जो एक शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं एक डील करवा कर ही रुकेगी? सुचित्रा जी,
जो सीक्वेंस आप बता रही हैं, एक्चुअली तो ईरान ने पहले हमला किया है 3 जहाजों पे। क्यों? कि ये ओमानी साइड से जो पर्शियन गल्फ जो हॉर्मुज है, हम्म। उसके दक्षिण कोस्ट में तो ओमान का है कोस्ट, और उत्तरी कोस्ट में तो ईरान का है। और ईरान का पानी जो है डीप है, वो टीएसएस कहते हैं, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। मतलब जाती हैं हॉर्मुज से तो बाएं वाली चैनल जो है 1.5 किलोमीटर की, वहां से अंदर जाती गल्फ में। और उसके बाद जो ईरान कोस्ट को टच करता है, वहां आने वाली 3 3 किलोमीटर की चैनल है, उससे शिप्स वापस आती हैं। और बीच में दोनों चैनल्स के बीच में भी गैप है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। अब वो हमें ईरान कहता है यहां से गुजरा जाए, हम आपको बताएंगे। आप ओमानी कोस्ट से जा रहे हैं तो उन्होंने 3 मर्चेंट शिप पे अटैक किया है। उसके एवजे में जो अमेरिका ने 80 जगह पे अटैक किया है। और ईरान ने क्यों किया है? क्योंकि जिस टाइप के स्टेटमेंट्स, बहुत गलत स्टेट्स, गलत बयानबाजी ट्रम्प कर रहे थे कि आपको तो हम तबाह कर देते, आपको हमने हफ्ते की मोहलत दी है, आप फ्यूनरल कर लो अयोध्या की, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जब किया है ईरान ने, तो उसके बदले में 80 जगह पे अटैक किया है अमेरिका ने। और उसके बाद ईरान ने अभी बाकी जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के, बहरीन में, सऊदी में और कतार में जो होगा, वो उन्होंने उन्होंने रिटेलिएट किया है। तो मैं, खैर, मेरी समझ में तो ये है कि ये भी काम 28 फरवरी 2026 को, ये तो खुला हुआ था सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। बंद नहीं था। अभी ईरान को आपने तकलीफ दी, अयतुल्ला को मार दिया, मामूली बात नहीं भाई। आपके मेरे ग्रैंडफादर को मार दें और इतने लोग हैं वहां पे ईरान के, उनको मार दें, तो चुप बैठे रहेंगे? तो ये लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई तो फिर ईरान ने कहा हम इस पे टोल लगाएंगे। तो टोल की बात आ गई। अभी वो अमेरिका कहता है आप टोल नहीं लेंगे, आपको हम बंदूकों से ठीक कर देंगे, आप टोल नहीं ले पाएंगे, न्यूक्लियर करिए, ये करिए, वो करिए। अभी वो टोल की खाली बात पे ईरान अड़ा हुआ है, वही कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये, आपका सवाल जो है मेन ये है कि क्या ये पीस अकॉर्ड चलेगा? 60 दिन वाला जो है अभी बात हो रही है, एमओयू बनी हुई है, 60 दिन के अंदर फाइनल होना है, या अकॉर्ड बनेगा नहीं बनेगा जो भी है। मैं समझता हूं दोनों पार्टी, अमेरिका भी ईरान भी, मेरी समझ में चाहता है कि अकॉर्ड हो जाए, तो शायद ये कुछ ना कुछ बन जाएगा। हर लड़ाई में, जो हर हर काम में भी 1 और 0 नहीं होता है भाई। स्विच ऑन हो गया, लाइट हो गई, फिर 0 हो गया। अब लड़ाई में तो बहुत तकलीफें हैं, एकदम होता नहीं है। तो ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन तो दीवान सर, क्या सिर्फ ये इतना ही है कि 3 जहाजों को निशाना बनाया गया क्योंकि वो रास्ता बदल कर जा रहे थे, इस वजह से ये हमला किया गया? क्योंकि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने ये बात कही थी कि सड़कों पर करोड़ों लोग हैं, हम चाहे तो एक बार में हमला करेंगे और सबको खत्म कर देंगे, भीषण हमले करेंगे। या ये उसका भी नतीजा है? उसी का नतीजा है ये बयानबाजी का, गलत बयानबाजी का नतीजा है भाई। जन्म मृत्यु में आप इस टाइप के कमेंट्स, आप कहते हैं अमेरिका है, हम तो लुटेरे हैं, लुटेरे आए थे तेल, तो आप आए, अभी जो हुआ, अब जब डेथ की फ्यूनरल हो रहा है, उस टाइम ये बातें करके उकसा रहे हैं आप। तो उन्होंने जवाब देना था कुछ ना कुछ, तो जवाब दिया उन्होंने। उसके बदले में 80 पे अटैक कर दिया आपने। आप कह रही ना कि ये सब टाइम पास के लिए इन्होंने किया है अमेरिका ने। अमेरिका तो अटैक करना ही चाहता है। मैं नहीं, मैं समझता हूं अमेरिका भी चाहता है कि मेरा वहां से पहुंचा छूट जाए ईरान से, मैं चला जाऊं यहां से। क्योंकि शॉर्ट टर्म तो ठीक, शॉर्ट टर्म तो क्या है, अमेरिका जो है उसकी तो इज्जत खत्म हो रही है गल्फ में। सारे यूएई है, बहरीन है, वो कहते तो मिलिट्री बेसिस से क्या हुआ, अब तो बचा नहीं पाते तुम तो आपका वर्चस्व खत्म है अमेरिका का। नंबर 1। नंबर 2, जो साउथ चाइना सी में जो लॉन्ग टर्म एडवर्सरी, एनिमी नहीं, लॉन्ग टर्म एडवर्सरी अमेरिका तो चीन है। साउथ चाइना सी से अट्रैक्शन यहां लगाएगा, बैठेगा अमेरिका, तो ठीक नहीं। और उसके बाद डोमेस्टिक भी कांग्रेस भी कहती है लड़ाई खत्म करो। तो ये सब बातें ट्रंप की हुई है और बयानबाजी की जरूरत नहीं थी। और सवाल ये इसी से हुआ है। इसका थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अमेरिका को मान लेना चाहिए क्योंकि वाइन्स क्लियर होनी है, पैसा खर्च मांग रहा है, टोल मांग रहा है, एज ए 1 टाइम मेजर फॉर 6 मंथ्स वगैरह जो भी है, ईरान को टोल लेने का मौका दिया जाए, ताकि शुरू तो आपने किया ना, ताकि हॉर्मुज खुल जाए। आपको हर्जाना देना चाहिए। आप यूएन से पास कराएं भाई, 1 टाइम। क्या फायदा ऐसी लड़ाई का सर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना था, वो खुला नहीं, टोल देने की बात है, अब ईरान उसके पीछे मानेगा नहीं। मतलब अमेरिका की हर जगह से जो है पिट ही रही है, और इसी वजह से और ज्यादा जो है ये नाराजगी, ये गुस्सा और ये खिज जो है देखने को मिल रही है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं। सुरेंद्र सर, क्योंकि इन केम प्रकरण हर तरीके से कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि ईरान को हम झुका सके, पर झुक रहा नहीं है। लेकिन ये जो लड़ाई अब शुरू हो गई है, वैश्विक ऊर्जा पर इसका असर पड़ेगा, साथ ही भारत पर भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि बीते दिनों से बहुत मैनेजेबल चीजें चल रही थी, इस वजह से इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये युद्ध आगे चलता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?
सर अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। नहीं, मेरा तो अनम्यूट ही है। हाँ ठीक है सर, आवाज आई आपको? जी सर। जी, मेरा ये कहना है कि जब भी हम अमेरिका और ईरान की बात करें लड़ाई की, तो हमको ऑब्जेक्टिव से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपको ये लड़ाई समझ में नहीं आएगी। इस लड़ाई के 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं। इजराइल को सिक्योर करना, ईरान की दादागिरी गल्फ में खत्म करना और ईरान को परमाणु बम नहीं बनने देना। जब तक ये 3 ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, ईरान और अमेरिका का युद्ध खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये एक इसका परिप्रेक्ष्य समझिए जब भी आप डिस्कशन करें। अब इसमें क्या हुआ कि अमेरिका में जब नेगोशिएशन हुआ तो उसने ढील दे दी। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपका ये खोल देता हूं, आप पे से बंदिशें बेचने की हटा देता हूं, और जो आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनको भी मैं खत्म कर देता हूं, तो आप ये 3 चीजें मान लीजिए, समझौता कर लीजिए। ईरान ने कहा ठीक है, मैं खोल देता हूं हॉर्मुज। अभी तक हॉर्मुज खुला हुआ था। अब इन्होंने बीच समझौते में उसमें जो कॉमर्शियल शिप्स हैं उन पे हमला किया। वो कॉमर्शियल शिप्स में 2, एक कतर का था, एक सऊदी अरेबिया का था। तो वो तो वही दादागिरी हो गई ना। गल्फ की दादागिरी ईरान की नहीं हो सकती। तो अमेरिका ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई या तो आप इन शर्तों को मान लीजिए, जो 3 हमारी शर्तें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, और एल्स विल फिनिश द जॉब। अब फिनिश द जॉब का सीधा मतलब है कि फिर युद्ध होगा, आप पे हमला करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि भाई हम आपके जो सिटीजन्स हैं उन पे कोई हमला करें, तो अदरवाइज हमारे लिए आपके पावर स्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए जब इनकी ईरान ने हमले किए और एक्सेप्ट किया कि मैंने हमले किए हैं इस ट्रूस के दौरान, तो नेचुरली फिर अगर अमेरिका चुप रहता है तो वो सोचेंगे ये तो झुका था, अब तो दब गया हमसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके 3 जो स्थान हैं उन पे हमले किए। वो तीनों हॉर्मुज से जुड़े हुए हैं, वो कोस्ट लाइन पे हैं, चाहे वो सिरिक हो, चाहे वो केशम हो, और चाहे वो बंदार का हो। तो वहां पे हमले किए हैं। वहां पे जो उनकी लॉन्चिंग फैसिलिटीज हैं, जो उनकी नेवल फैसिलिटीज है, जो उनके रेडार हैं, जो कम्युनिकेशन है, जिनसे वो लड़ाई करते हैं, जिनसे वो हॉर्मुज पे हमला करने की बात करते हैं, उन पे हमले किए हैं। तो ये अमेरिका ने दे दिया है और उन्होंने बंद कर दिया है कि अब आपसे कोई तेल नहीं खरीदेगा। वापस से वो सैंक्शंस लागू कर दिए हैं। वो नेवी जो है उनकी आकर के फिर ऑक्यूपाई कर लेगी पोजीशन। तो यही तो ईरान की स्थिति है ना, कि अगर आप अपनी बात पर टिक नहीं सकते हैं तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, अमेरिका झुक गया था, हमारी सारी शर्तें मान ली है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी तैयार है, हम पे से सारी वो हटा दी जाएगी, हमारा जो पैसा फ्रीज है वो भी दे दिया, सब मान लिया है, तो ज्यादा हो गए। तो ये जो एक मुस्लिम वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम है, ये सोच की प्रॉब्लम है, ये उनकी रिलीजियस प्रॉब्लम है। का नतीजा कल उन्होंने भुगता है। और अगर वो नहीं मानेंगे तो ये हमला क्या करेगा ईरान? ईरान के पास ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। और ट्रंप तो पहले दिन से आज तक वही 3 बातें कह रहा है कि आप एटॉमिक पावर नहीं आपके पास होगी, आपकी इसलिए दादागिरी गल्फ में नहीं चलेगी, और आपको इजराइल को आपको बनाना होगा। और उनके जनाजे में नारे क्या लग रहे हैं? डेथ टू ट्रंप, बदला लेने के नारे लग रहे हैं। अरे आप मतलब आप खुद कुछ भी करिए, मतलब आप तो सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे और दूसरा आपका गला पकड़ के थप्पड़ मार दे तो आप कहेंगे कि आपने। लेकिन सुरेंद्र सर, ये तो ट्रंप का भी बयान है कि हमें लगा था कि आयतुल्लाह अली खामेनी को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जब आंसू निकलने लगे, जब करोड़ों लोग सड़कों पे आए, तो ट्रंप का ही ये बयान है कि मुझे लगता है कि आंसू झूठे हैं, मुझे लगा था ये कार्रवाई जब होगी तो सब खुश होंगे। नहीं, ऐसा पता नहीं ट्रंप का ऐसा कौन स्टेटमेंट है। ट्रंप ने ये कहा था हम अब रिजीम नहीं चाहते। वैसे एक तरह से रिजीम चेंज हो चुका है, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। उसका मतलब ये था कि जो उनका बेटा गद्दी पे बैठा है वो भी फिजिकली डिसेबल है, वो इश्यू नहीं है। देखिए, आपको अगर जरा भी इनके बारे में जानकारी है इस्लाम की,
तो इनके यहाँ पर जनाजे में शामिल होना, छाती पीटना, रोना, ये इनकी रिलीजियस ड्यूटी का हिस्सा है। अरे यहाँ तो याकूब मेनन की में लाखों आ गए थे, बुरहान वानी में हजारों, कश्मीर जैसी छोटी जगह में इकट्ठे हो गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनाजे में इकट्ठे हुए हैं वो उनके साथ हैं, ये इनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है, वो उसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने का ये मतलब नहीं है कि वो आयतुल्लाह खोमेनी के साथ खड़े हुए हैं या वो उनके उस कट्टर जो इस्लाम वहां पे ये सर आपने बड़ी बात बोली है, ये आपने बड़ी बात कही है। मैं दीवान सर से इसका जो है जवाब लेना चाहूंगी। सर आप सुन रहे हैं कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये एक उनकी रिलीजियस ड्यूटी है। अगर करोड़ों लोग आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ के खिलाफ है, जो अमेरिका ने कार्रवाई की उसके खिलाफ है। क्या ये एक्चुअल में ईरान के अंदर की तस्वीरें हैं? देखिए सुचित्रा जी, मैं भारतीय नौसेना में जब था ट्रेनिंग कर रहा था, मैं तो सेवा किया है काफी लंबी, तब जब ट्रेनिंग कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ 1972-73 की बात, तब से ईरानियन जो आते थे ऑफिसर्स ट्रेनिंग करने, वो अमेरिका के बरखिलाफ थे। ये आप कह देना, और अभी भी कहा है, खाली लोग खाली छाती पीटने समझता हूं, मैं नहीं समझता हूं खाली आए हैं, वो वाकई में आम जनता त्रस्त है उनके सेंक्शन से। 40-45-50 साल सेंक्शन लगे हुए हैं। क्या मतलब है अमेरिका का ये सेंक्शन लगाने का? गलत काम है, ये लुटेरापन है और दादागिरी है, और वो उससे नाराज है बहुत ईरानियंस, और उनको 8 साल का ईरान ने वॉर भी लड़ा, ईरान टैंकर्स वॉर। तो ये ईरान वहां गल्फ का इंचार्ज नहीं बनेगा, अमेरिका बनेगा, ये सब गलत। यही चीजें अमेरिका जो कर रहा है 800 मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में रख के, ये दादागिरी की जड़ है। ईगो तो इनकी है, इस्लाम की तो ईगो है, ठीक है। ठीक है, 7 फरवरी 2023 में जो किया ईरान ने हमास के हवाले से, हैवानियत थी। पर 28 फरवरी को जो 2026 में किया अमेरिका ने, ऑस्ट्रिया में, जिनेवा में बातें हो रही थी, अमान करा रहा था, न्यूक्लियर पे बात हो रही थी, होने वाली थी, और 28 फरवरी को अटैक दाग दिया। क्यों? अयोध्या को मार रहा था, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और हम तो, अब आप कहते हैं डेथ टू ज्यूज, आप कहते हैं डेथ टू ट्रम्प, आप तो कह रहे हैं कि हम आपको उड़ा देते हैं, आपको तो हमने मोहलत दी है, नहीं तो आपके इतने लोग 1.5 करोड़ लोग हैं, इनको भी उड़ा देते हम। ये सब बातें की है उन्होंने, और ये सब जो बातें उन्होंने की हैं, क्या मतलब बात करने का, उकसाने का? कोई जान के बुझ के किया है, लड़ाई करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो ये जब कर रहे हैं तो उसका अगला आदमी जवाब देगा ना, तो चुपचाप कैसे बैठेंगे? आप कहते हैं न्यूक्लियर ना बनाओ, अरे तुम कौन हो भाई? पाकिस्तान बना दिया तुमने, कह दिया नॉर्थ कोरिया बना के बैठा है, क्या हुआ है? इजराइल को डर है कि न्यूक्लियर, इजराइल के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर है, और ईरान तो एनपीटी साइन करके बैठा है, न्यूक्लियर उसके पास, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो आप क्यों दादागिरी कर रहे हैं? आप तो यूएनओ नहीं है ना, इराक पे आपने अटैक किया। सारी उम्र जब से आप बने हैं 250 साल पहले, आपने करोड़ों लोगों को जान से मारा है, रेड इंडियंस को न्यूजीलैंड में, वेस्टर्न वर्ल्ड ये कर रहा है भाई, ये मामूली बात है, ये अभी टेक्निकल बात नहीं है। उनका अप्रोच है कि सब इंडिया में हर जगह क्रूअल्टी करना, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मार देना लोगों को राज बनाने के लिए, लूटने के लिए। तो कब रुकेगा ये? कौन रोकेगा इसको? इसका फिर बातें करते हैं सॉल्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, उसके अंदर क्या है? टॉक्स, उसके अंदर क्या है कि हम कम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। ये तो बातें करते हैं मीठी मीठी आप, पर आप तो रुकते नहीं है। अब ये वेनेजुएला में किया, अब इधर किया, ग्रीनलैंड किया, ये रुकना चाहिए, हैवानियत है। दुनिया को अब त्रासदी में धकेल रहे हैं आप, तो उसको ईरान तो कम से कम जवाब दे रहा है ना, इस्लामिक है या नहीं, ये ठीक है, पर मैं कह रहा हूं उसको जवाब देना चाहिए। गलत बुली को, जो बुली होता है, हम उसको टेक चार्ज करें आप। एक टाइम के बाद सर तो वो एग्रेशन आ ही जाता है कि बार बार निशाना बनाया जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है, बार बार कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, एक बार जवाब दे देते हैं, क्या पता जो है उससे ये सारी चीजें रुक जाए। सुरेंद्र सर, एक बात तो ये भी है ना कि अगर कोई बार बार किसी को बार बार उसको टीज करेगा तो एक टाइम के बाद तो वो जवाब देगा। अमेरिका बार बार ये कह रहा है, लेकिन वो चाहता है कि डील हो, पर कर भी नहीं पा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया के लिए एक चिंता जो है बनी हुई है कि अब वैश्विक ऊर्जा संकट और भी भीषण होने वाला है अगर ये युद्ध अब जाकर नहीं रुका तो। सुचित्रा जी, ऐसा है कि वॉर में जो होती है उसमें इस तरह की बातें कि वो उकसा रहा है इसलिए मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया हूं, मैं लड़ना चाहता हूं इसलिए उकसा रहा हूं, किसी उकसाने की जरूरत नहीं होती है। वॉर अपने एक मिशन, एक ऑब्जेक्टिव को लेके होती है। वो किसी को गाली दे रहे हैं इसलिए वॉर नहीं होती है।
दूसरी बात यह है, जैसे दीवान साहब ने कहा कि भाई वो तो शुरू से अमेरिका को दे रहे हैं, अब कोई नई बात नहीं। अरे वो तो इस्लाम है, उनके लिए तो अमेरिका भी काफिर है, आप भी काफिर है, उनके लिए तो हर धर्म काफिर है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम का बेसिस क्या है। तो वो तो शुरू से अमेरिका को गाली दे रहा है इसलिए कि अमेरिका इस्लाम नहीं है, अमेरिका इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप किसी मुस्लिम से, चाहे वो भारत में हो चाहे ईरान में हो, आप ये उम्मीद करेंगे क्या कि वो अमेरिका की तारीफ करेगा? क्या बात करते हैं आप। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये कहना कि भाई गल्फ में उसकी दादागिरी चलेगी, अरे उसकी नहीं चलेगी तो मुस्लिम देश एक होके बैठ जाएं। क्यों सारे के सारे सुन्नी देश ईरान के खिलाफ हैं? क्यों अमेरिका के साथ खड़े हैं? क्यों ईरान को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया में हमले करने पड़ रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान वहां पे दादागिरी करके एक शिया मुल्क उनका एटम बम बना करके उन सब पे कब्जा करे। सीधी सी बात है, टोटल आपको सबको दिखाई दे रहा है। उसमें ये कहना कि अमेरिका की दादागिरी नहीं है, अमेरिका तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, सुन्नी राष्ट्र हैं, उनकी सिक्योरिटी का उनसे एग्रीमेंट है, वो उनको सिक्योर करना चाहता है। इजराइल को उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वादा किया था कि हम आपके अस्तित्व को बनाए रखेंगे। 1 करोड़ भी आबादी नहीं है इजराइल की, वो मुसलमानों को वहां बर्दाश्त नहीं है गल्फ में, तो क्या उनको गले काट दें? तो बांग्लादेश में अगर 1.5 करोड़ हिंदू बचे हैं, उनको मुसलमान गला काट देंगे, आप कहेंगे कि कुछ नहीं, वो तो नफरत करते हैं, काट दिया तो क्या हो गया? क्या बात करते हैं आप? इस तरह से सोचना। जब भी आप कोई डिस्कशन करते हैं तो आपको उसका बैकग्राउंड, उसका बेसिस, बिल्कुल सर पता तो होना चाहिए, लेकिन अब जो मूवमेंट पूरा हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर भी बात जाकर नहीं रुकती है, बार बार अगर भीषण हमले होंगे तो बहुत बहुत ये जाहिर बात है कि स्थिति बद से बदतर होगी, और अगर बदतर हो जाएगी तो फिर रुकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, भूषण दीवान सर आपका भी, सुरेंद्र सर आपका भी, आप लोगों ने अपना कीमती समय इस चर्चा को दिया है। तो देखिए अभी स्थिति बद से बदतर हो गई है, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। तमाम अपडेट्स आप देख सकते हैं सुदर्शन न्यूज पर। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।